क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं 15 फरवरी करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई डाउट है तो 9650347272 पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक, हमारे जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये सारे। ठीक, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी संबंधित है। देखिए, रिवर देविका, अगर ये डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ताकि आप लोग को पढ़ाई जो है उसी तरीके से आप बाकी जगह भी अप्लाई करके पढ़ें। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये सोचना जरूरी है पढ़ते समय, ताकि आप लोग की जो है ये इंसाइट बने कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या वैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो रिवर देविका ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। पहला क्वेश्चन ये ऐसा बन सकता है। यहाँ पर अभी इस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए थे। ठीक, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था कि भाई साहब पिलग्रिम जो टूरिस्ट हैं, ठीक, तीर्थयार्थी जो हैं या फिर जो और सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, वो सब वहाँ पे आएँ इस यहाँ पर। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है इसका रिजर्वेशन भी किया जा रहा है, कायाकल्प भी बढ़ाया जा रहा है, मतलब बना किया जा रहा है। और जो है क्रीमेशन सेंटर भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, मतलब कि अत्याधुनिक शमशान केंद्र भी बनाया जा रहा है। तो ये सारा प्रोजेक्ट जो है रिवर देविका पे हो रहा है, और ये कुल मिला के इसे रिवर देविका प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर ज़िले में है। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर ज़िले में है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, 3 बनाए जा रहे हैं। ठीक, सीवेज नेटवर्क बनाया जा रहा है, क्रीमेशन घाट भी है यानी शमशान वाला, और फेंसिंग, लैंडस्केपिंग, हाइड्रो पावर प्लांट भी है। तो ये सब कुछ मतलब काफ़ी इंटीग्रेटेड तरीके से इसको बनाया गया है। और इन सब की वजह से रिवर में जो है पोल्यूशन और वाटर क्वालिटी ये सब में जो है सुधार आएगा। ठीक, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें एक फैक्ट यहाँ पर है जो कि प्रीलिम्स में पूछा सकता है कि भारत का पहला हाईवे विलेज कहाँ है। ठीक, तो वो भी जो है आपका यहीं पर है, उधमपुर में। और ये किसने बनाया है? एनएचएआई ने। तो एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाईवे विलेज। ठीक, तो वो है आपका उधमपुर में, और इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक, और ये सेंट्रली फंडेड यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है, जिसमें कि नीट एग्ज़ाम के थ्रू अगले साल से क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है रिवर देविका उधमपुर जो है फोकस एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी इशू संबंधित है। देखिए, पुलिस जो फोर्सेस हैं हमारी, उनका आधुनिकीकरण करना है। ठीक, तो उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार स्कीमें चलाती है। एक अम्ब्रेला स्कीम है, देखो कहीं पे लिखा हो अम्ब्रेला स्कीम, यानी कि उस स्कीम के अंतर्गत कई सारी और भी सब स्कीम्स हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स वाली जो अम्ब्रेला स्कीम है, इसका एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब ये 21-22 से 25-26 तक, मतलब कि 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इसमें कई सारी सब स्कीम्स हैं, जैसे भाई साहब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधार करना है, आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाना है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है बनाए रखना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ठीक है ना, फॉरेंसिक जो होती हैं सेटअप का करना है। जैसे आपने लोगों ने सीआईडी में देखा होगा, तो उसमें जो डॉक्टर क्या नाम, सुलेखा या सलेखू, क्या नाम है उनका, कमेंट करके बताइएगा। तो वो क्या काम करते हैं? वो फॉरेंसिक वाला काम करते हैं। तो वैसे ही पुलिस रिफॉर्म में मतलब आधुनिकीकरण करना है तो फॉरेंसिक का भी सेटअप करना है। तो इसमें कई सारी जो सब स्कीम है इसको देख लेते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स। ठीक, इसमें आपका जो है फॉरेंसिक कैपेसिटी को बढ़ाना है। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी जैसे जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के एरिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया, इन सब में जो है पैसा दिया गया है। और 6 जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये मैंने पढ़ाया था पीछे, आप लोगों को कोई बता सकता है ये क्या चीज़ होती है? ठीक, कितने डिस्ट्रिक्ट अभी इसमें इंडिया में 2021 में बचे हैं? अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था ये। और इसमें स्कीम है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाले जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए, वहाँ पर सुधार हो सके। और इंडिया रिजर्व बटालियन जो है, स्पेशलाइज इंडिया रिजर्व बटालियन जो है, उसके लिए भी पैसा दिया जाता है। ठीक, तो और इसके साथ ही साथ जो है सहायता करी जाती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए, यानी कि जो ये नशे वाली चीज़ें होती हैं ना, उसकी कंट्रोल करने के लिए भी पैसा यहाँ पर केंद्र के द्वारा दिया जाता है। तो ये ओवरऑल जो अम्ब्रेला स्कीम है वो क्या है? स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। ठीक, 5 साल के लिए अब इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है।
और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री संबंधित। देखिए तिलका मांझी, मैंने आप लोग को ये एक वीडियो भी छोटा सा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जो क्योंकि हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, जो हमारी बुक्स हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ चुका है और ठीक, लेकिन अभी क्या है कि ऑफिशियल सोर्सेज में कुछ ऐसे कोशिश करी जा रही है और दिया भी जा रहा है कंटेंट कि जो ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनका नाम अभी तक ज़्यादा नहीं था, तो उस पर रिसर्च हो रही है और वो लोग खुद ऑफिशियली प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये पूरी मैं अब सीरीज जो है वहाँ से ऑफिशियल सोर्सेज निकाल के आप लोग को दूंगा, जिसमें से क्वेश्चन आने के मैं बता रहा हूँ 105% ज़्यादा चांसेस है, 105% ज़्यादा। तो उसमें जैसे तिलका मांझी जी हैं, ठीक है, ये संथाल रिवोल्यूशन से संबंधित हैं। ये इनका 272वां जो है बर्थ एनिवर्सरी था। फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल लीडर थे, आदिवासी नेता थे, और इन्होंने संथाल हूल या फिर रिवोल्ट को जो है एक आर्मी बना के, आदिवासियों को एक आर्मी में संगठित करके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1784 में जो है संथाल हूल को लीड किया था। और ये 84 में तो हुआ, लेकिन इसकी उपज जो है पहले चली आ रही थी। 1770 में सूखा पड़ा भाई संथाल रीजन में। संथाल रीजन कहाँ पर है बताइए? झारखंड में है, ठीक है। और ये मतलब भूभाग देखना एक बार मैप में इसको खोल के। और ये पीपल थे वो भूखमरी से मर रहे थे, ठीक। तिलका मांझी जी ने क्या किया उस समय कि जो ब्रिटिश थे उनकी जो ट्रेजरी थी उनको लूट लिया और गरीबों में बांट दिया। इससे और लोग भी भाई हो गए, उनके साथ जुड़ गए, और उन्होंने फिर जो है ऐसे ही जो है ये ब्रिटिशर्स की जो है ट्रेजरी मतलब अमीरों से लूट के गरीबों को बांटने लगे। तो इसी के साथ ही जो है इनका संताल हूल या फिर रिवोल्ट चालू हुआ, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है धावा बोलते रहे। वो 1771 से लेकर 1784 तक जो है तिलका मांझी जी ने कभी सरेंडर नहीं किया। ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिससे क्वेश्चन बन सकता है कि तिलका मांझी जी ने बताइए किसको अटैक किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में से किसको अटैक किया था? तो अगस्टस क्लीवलैंड, नाम याद रखना, अगस्टस क्लीवलैंड। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनको जो है इन्होंने काफ़ी जो है गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और ब्रिटिश ने इनको जो है तिलापोर फॉरेस्ट में इनको सराउंड कर लिया, घेर लिया था। और फिर जो है कई वहाँ पे हालांकि इन लोगों ने खूब अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद फिर इनको पकड़ लिया गया। और देखो ब्रिटिशर्स ने कितना इनके साथ गलत किया। घोड़े की पूंछ में बांधकर इनको ड्रैग करते हुए कलेक्टर रेसिडेंस जो था भागलपुर बिहार में, वहाँ तक खींचते हुए ले गए इनको। और फिर वहाँ पे इनकी जो छत विछत शरीर था, मर तो गए थे बेचारे, इतने घसीटते हुए ले गए थे, तो उसको फिर बरगद के पेड़ से लटका दिया। तो ब्रिटिशर्स आप समझ रहे हो कितने क्रूर थे लोग, कितने क्रूर। तो ये चीज़ें संताल हूल, तिलका मांझी और अगस्टस क्लीवलैंड, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। देखिए यहाँ पर मॉडिफाइड एलिफेंट जो है ये एक हैकिंग ग्रुप है। ये मतलब कंप्यूटर में हैक, साइबर जो है वो हैकिंग करके करते हैं ये साइबर क्राइम टाइप के। तो इन्होंने इनसे संबंधित एक यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली गई है, सेंटिनल-1, जो कि अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म है सेंटिनल-1। उसने एक रिपोर्ट निकाली किसके ऊपर? मॉडिफाइड एलिफेंट के ऊपर, जिसमें इन्होंने रिपोर्ट में ये बताया है कि ये संस्था, हैकिंग ग्रुप वाली जो संस्था है मॉडिफाइड एलिफेंट, ये जो है लोगों के जैसे कि इंडियन जर्नलिस्ट हो गए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हो गए, एकेडमिक हो गए, लॉयर हो गए, इनके पर्सनल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें कुछ तथ्य जो कि उनको ये मतलब कुछ सबूत ऐसे जो उनको क्रिमिनल क्राइम को मतलब कर दे, कि क्रिमिनल घोषित कर दे, वैसे सबूत इन लोगों ने हैक करके उनके में डाल दिए। समझ रहे हो बात? जैसे आप हो, आपके मैं हैकर हूँ, मैंने उठा के जो है कुछ ये डाल दिया, कुछ ऐसे दस्तावेज जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपके में पड़ गए और आपके घर पे पुलिस पहुंची, उसने पकड़ लिया आपको। बात समझ रहे हो क्या हुआ है? तो ये चीज़ मॉडिफाइड एलिफेंट ने जो है ये टारगेट करता है इस तरीके से, और लोग को जो है ज़बरदस्ती, जैसे भीमा कोरेगांव केस के जो एक्टिविस्ट थे वो अरेस्ट हुए थे, तो उनके लैपटॉप में, मोबाइल में इन लोगों ने डाल दिया था ये, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस केस ऑफ एविडेंस टैंपरिंग की थी इन्होंने, ठीक। और मॉडिफाइड एलिफेंट बस हैकिंग ग्रुप है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा। इसमें एक मेन चीज़ है स्पीयर फिशिंग, ये साइबर सिक्योरिटी संबंधित है। यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 3 मेंस में भी साइबर सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पीयर फिशिंग क्या होता है? स्पीयर आपने देखा होगा, भाला बोलते हो। फिशिंग जो है ये वही मछली पकड़ने वाला है, लेकिन ये पी इसमें जोड़ देते हैं ताकि ये समझ में आ सके कि साइबर सुरक्षा संबंधित है ये, ठीक। तो स्पीयर फिशिंग ये होता है कि जैसे
मैं हूँ, मैं आपको मेल लिखूँ, मेरी मान लीजिए ईमेल आईडी है, ठीक है, जैसे कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस है करके ईमेल आईडी है, ठीक, तो आपको मेल हमारी बात होती रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं उसमें क्या करूँगा, कलेक्टिव की जगह कुछ छोटा सा चेंज कर दूंगा, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस की जगह मैं लिख दूंगा कलेक्टिव स्टडी डॉट फॉर सक्सेस। अब ये डॉट को आपने इग्नोर कर देंगे और आपको ये लगेगा कि मेरे से ही मैसेज आपको आया है, ठीक। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, लेकिन जैसे होता है तो आप लोग सावधान रखा करिए। ये इसमें क्या है कि आपको लगेगा कि मेरे से, या मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगूंगा, आप जो है उसको दे दोगे, ठीक। तो ये जो तरीका है इसी को बोलते हैं कि ऐसा लगता है कोई विश्वसनीय आदमी आपसे कोई डेटा मांग रहा है, आप आराम से उसको दे देते हो और फिर उसकी वजह से वो आपके में कोई वायरस डाल देगा या फिर कोई डेटा चोरी कर लेते हैं, ठीक। ये चीज़ें यहाँ पर याद रखना। स्फीयर फिशिंग और मॉडिफाइड एलिफेंट क्या चीज़ है। जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इशू संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिवाइज डेंटिस्ट कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 2014। अब देखो, आप लोगों ने को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सेंसोडाइन का ऐड देखा होगा, एडवर्टीजमेंट, अगर टीवी भी देखते हो तो, ठीक। सेंसोडाइन के ऐड में क्या होता है कि अरे वो सेंसिटिविटी की वजह से दांत में आ ऊ ये सब करते हुए दिखाई देते हैं ना, तो उसमें लेकिन जो डॉक्टर दिखाए जाते हैं वो डॉक्टर इंडियन नहीं होते हैं, ठीक। ये एक्चुअली क्या है कि इस लॉ में, या फिर जैसे लोग होते हैं ना लॉ में लूप होल ढूंढ लेना, तो वैसे ही यहाँ पर है कि सेंसोडाइन वाला जो ये किसका प्रोडक्ट है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन का प्रोडक्ट है, ठीक। तो इनका जो सेंसोडाइन है वो हमेशा इंडियन डॉक्टर को नहीं दिखाते थे, वो यूके के किसी डॉक्टर को दिखाते थे। वो इसलिए क्योंकि जो ये कोड है, ठीक है, ये जो लॉ है कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 2014, इसमें ये कहा गया कि कोई भी इंडियन डॉक्टर इस तरीके से किसी भी ब्रांड को वो नहीं कर सकता, उसको जो है एडवर्टाइज नहीं कर सकता, ठीक। तो इसी को जो है, तो वो क्या उन्होंने कहा, अच्छा इंडियन नहीं कर सकता तो हम यूके का जो है डॉक्टर दिखा देंगे, समझ रहे हो। तो एक तरीके से बाईपास करके कर रहे थे, जो कि गलत है। तो उसी को जो है अभी सीसीपीए ने, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, नई बनाई गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। पूरा मैंने एक ऑडियो लेक्चर इसका दिया हुआ है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर दिखा दूंगा आपको, ठीक। तो ये चीज़ है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, जब इंडियन को नहीं ले सकते तो ये थोड़ा ना तुम यूके को ले लो, और फिर ये भी लगता है कि यूके के डॉक्टर भाई कर रहे हैं। और भारतीय सोच जो है, जनरल बता रहा हूँ इन जनरल, वो ये है कि फॉरेनर है तो हमसे ज़्यादा होशियार, बल्कि ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियंस आर मोर इंटेलिजेंट, पूरी दुनिया इंडियन चला रहे हैं यार, समझ रहे हो। और हमें ये लगता है कि फिरंगी आ गया तो वो हमसे ज़्यादा जो है ताकतवर है, हमसे ज़्यादा जो है समझदार है। अबे बाउडम है यार, तुम ये क्यों नहीं समझते हो। खैर, तो उन्होंने कहा यूके का नहीं दिखा सकते तुम, और ये भी लगता है कि ये वहाँ यूके के लोग जो है प्रायोजित कर रहे हैं। तो ये चीज़ अभी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मना करी है, और इसीलिए संशोधन कुछ किया गया है, रिवाइज डेंटिस्ट कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 2014, ठीक। पूरी कहानी समझ में आ गई, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक। यही सारे इसमें दे रखा है। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 21 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत, इनको जीएसके जो है ग्लैक्सो क्या नाम है इनका पूरा, इनका नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, तो इनको 10 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। हालांकि 10 लाख रुपए तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि इनका कोई भी एडवर्टाइजमेंट ये नहीं कर पाएंगे 1 साल के लिए। ये एक बड़ी चोट इनके लिए हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है ना। इससे संबंधित मैंने टेलीग्राम पे आप लोग से क्वेश्चन पूछा था, और इसका जो है एक पिक्चर भी शेयर करी थी, ठीक है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर ऑल वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया गया, ठीक। जितने भी रेडियो लिसनर हैं, या जो लोग भी रेडियो सुनते हैं, जो भी इसमें क्रिएटर्स आते हैं, जो भी टैलेंट है, उन सबको प्रधानमंत्री जी ने जो है ग्रीट किया अभी, ठीक है ना, बधाई दी। ये हर साल 13 फरवरी को होता है। इस साल का जो थीम था वो था रेडियो एंड ट्रस्ट, ठीक है ना, विश्वास और रेडियो, ऐसे याद कर सकते हो। 2022 का ये थीम था। अच्छा, चालू कब हुआ? 3 नवंबर 2011 को 36वीं कॉन्फ्रेंस जो हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो उसमें जो है इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना, 2012 में, ठीक। इंटरनेशनल डे की तरह का किसने इसमें कोशिश की? यूनेस्को ने कोशिश करी। वर्ल्ड रेडियो डे यूनेस्को कॉल करता है कि रेडियो स्टेशन को जो है 2022 में, इस साल जो थीम है उसके हिसाब से जो है सेलिब्रेट करें। जैसे कि ट्रस्ट की बात हो रही है ना, रेडियो एंड ट्रस्ट, तो मतलब ट्रस्ट इन रेडियो जर्नलिज्म, तो रेडियो पे जो बातचीत करो वो अच्छे से करो, लोग के अंदर ट्रस्ट हो, फेक न्यूज़ ना फैले, वहाँ पर हाई क्वालिटी कंटेंट दो,
ट्रस्ट और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अपने ऑडियंस का जो है कि ख्याल रखें, और ट्रस्ट एंड वायबिलिटी ऑफ रेडियो स्टेशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सिर्फ जो है रेडियो स्टेशन चल रहा है, तो अब जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो होता था, तो जो कुछ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होते थे, तो खाली वो जो चल रहा है, जो जो उनका मन आ रहा है उस हिसाब से वो बता रहे हैं, जिस हिसाब से वो चाह रहे हैं वो जो बोल रहे हैं वही चल रहा है। ठीक, लेकिन अब इतने सारे आ गए तो हमारे पास ऑप्शन है ना, तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ता है तो लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित मैंने आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पे अपने दिया भी था पिक्चर कि PSLV C52 मिशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4, ये दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसरो ने अभी लॉन्च कर ली है भाई साहब फाइनली, उस समय मैंने जब दिया था तो लॉन्च होना था। इसका जो वैसे जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C52 नाम है, ठीक। और ये पहला जो लॉन्च पैड है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया गया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, C52 है, प्लीज़ याद रखिएगा। EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, अब जो है धरती पृथ्वी अवलोकन सेटेलाइट है, चौथी नंबर की है। ये एक राडार इमेजिंग सेटेलाइट है, राडार इमेजिंग सेटेलाइट है, और इसमें 3 सेटेलाइट थी जिनको ऑर्बिट में जो है डालना है, और डाल दिया है इन्होंने बहुत बखूबी। अर्थ ऑब्जर्वेशन 4 जो है इसको डिज़ाइन किया गया कि हाई क्वालिटी इमेजेस दे सकें, चाहे जैसा भी वेदर हो, चाहे बादल हो ना हो, अच्छी बादल की मतलब वैसे भी ये कर लेते हैं राडार इमेजिंग, इसीलिए तो कारगर है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, ठीक है ना, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान, बाढ़ मानचित्र, ये सब जो है देख सकेगा तो हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक, और ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में जो है उसमें धीरे धीरे पोजीशन कर दिया गया। अब सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि ये सन जहाँ जहाँ सन चलेगा उसी हिसाब से ये भी चलेगा, मूव, जैसे ऊपर से ये सन है, ये धरती है, ठीक। तो अब सन जो है ये मान लीजिए इतनी यहाँ पर ये रोशनी दे रहा, तो ये सेटेलाइट भी यहीं पे है, तो ये भी जब जहाँ पे सन रोशनी पड़े उतने कवर करेगा। मान लीजिए सन यहाँ पे आ गया तो सन से सिंक्रोनाइज है ये सेटेलाइट, ठीक है ना, उसी के साथ हिसाब से जो है टाइमिंग इसकी सेट कर रखी है। तो सन यहाँ पे आ गया ये इसमें, तो ये भी यहाँ पे ये इतने पे चल रहा है, फिर सन यहाँ पे आ गया तो ये भी इसी के साथ साथ ये भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आपको समझनी चाहिए, ठीक। और इसमें कौन कौन से सेटेलाइट हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए INS, ठीक, INS 2TD टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सेटेलाइट है, और दूसरा है इंस्पायर सैटेलाइट 1, ये एक स्टूडेंट सेटेलाइट है, इनको भी ऑर्बिट में कक्षा में डाल दिया गया है। INS 2TD जो है ये इंडिया भूटान का ज्वाइंट सेटेलाइट जो INS 2B गया था उसका प्रीकर्सर है, ठीक, अग्रदूत है। INS 2TD जो एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है इसमें लगा हुआ, जो कि आपका धरती हो, पानी हो, उसके सरफेस का क्या टेम्परेचर है उसको माप सकता है, और थर्मल इनर्शिया क्या है दिन में और रात में, ठीक है ना, थर्मल इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है दिन में और रात में, इसको भी जान सकता है। मतलब देखिए ये धरती हो गई मान लीजिए, और ये जो है पानी वाला एरिया हो गया, ठीक। तो धरती की सतह पे कितना थर्मल इमेजिंग कैमरा है, तो क्या उसका सरफेस टेम्परेचर क्या है और इसका सरफेस टेम्परेचर क्या है, और साथ ही साथ जो है क्या इनर्शिया है। इनर्शिया समझते हो, जैसे पेंडुलम होता है, ठीक। तो पेंडुलम को आप घुमाते हो, ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे बार बार ये वापस इसी पोजीशन को आना चाह रहा है, तो ये इसकी इनर्शिया है कि मोमेंटम पे कि ये वापस अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। तो वहीं जो है डे और नाइट में क्या एक टेम्परेचर है कि वापस उस पर आने की कोशिश करता है, ये चीज़ यहाँ पर इसमें बताया जाता है, ठीक। साइंस के भी बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पर। इंस्पायर सैटेलाइट 1 ये एक स्मॉल सैटेलाइट है, ठीक, जो किसने बनाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और किसके साथ मिलकर, लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो USA। और ये PSLV C52 तो बोला जा रहा है, लेकिन ये 54वीं जो है लॉन्च थी इस सीरीज़ में, PSLV के सीरीज़ में 54th लॉन्च था। अच्छा, इसमें भी एक थोड़ा सा वो है, EOS पहला लॉन्च किया गया था, फिर दूसरा और तीसरे का कोई पता नहीं है, और चौथा अब कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, ये नंबरिंग भी पूछ सकता है स्टेट PC एग्जामिनेशन, तो जो पूछ सकता है, ठीक। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज संबंधित है, ये है आपका हिप्पोक्रेटिक ओथ से संबंधित।
अभी आप लोगों ने सुना होगा, या फिर आप लोगों ने वो मूवी देखी है ना, थ्री इडियट्स। उसमें क्या होता है कि वो जब वो शर्मन जोशी जी के जो पिताजी होते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आमिर खान कहता है ना करीना से कि चलो, तो कहती है कि तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि अरे यार तुम लोग क्या वो ओथ लेते हो यार, तुम उसका क्या हुआ, ठीक है ना। तो वो फिर तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो लोग तैयार हो जाते हैं, स्कूटी बैठ के जाते हैं, उनके पिताजी को स्कूटी में लाद के फोर्टिस हॉस्पिटल चले जाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? तो ये ओथ जो है, अब देखो मैंने इसको जोड़ के इसलिए बताया ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक। तो ये ओथ हेल्थ से संबंधित जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, ये सब लोग इस ओथ को लेते हैं, ठीक है ना। ये ओथ में मतलब ये है कि हाँ हम लोग जो है ये करेंगे, मदद करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके से एथिक्स से संबंधित है ये, और एथिक्स पेपर में भी इसको जोड़ सकते हैं हम। तो अब इसको चेंज लेकिन किया जा रहा है। इसको चेंज करके इन्होंने ये कहा है, हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसने कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया था, नया कमीशन बनाया गया है। ये आपका मेडिकल संबंधित जो शिक्षा होती है या फिर प्रैक्टिस होती है उनको रेगुलेट करता है, विनियमित करता है, ठीक। 2020 में इसको रिप्लेस किया था। इन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेडिशनल पारंपरिक हिपोक्रेटिक ओथ जो चलती थी मेडिकल कॉलेजेस में, इसको हम रिप्लेस कर देंगे और अब हम चरक शपथ से जो है इसको शपथ को लिया करेंगे, चरक वाली। चरक समझ रहे हो ना, जैसे चरक थे, सुश्रुत थे, ठीक है ना। तो ये लोग जो है हमारे पहले मेडिकल से जुड़े हुए जो हमारे अपने भारत के हैं उनको हम लोग करेंगे, ना कि हिपोक्रेट्स को। हिपोक्रेट्स एक आइलैंड ऑफ कोस था, ग्रीक फिजिशियन थे, ये यूनानी चिकित्सक थे। इनको ये एट्रीब्यूटेड है, ये 4वीं से 5वीं सेंचुरी बीसी में थे, और जो अंटिल डेथ ऑफ अलेक्जेंडर इनके बारे में ये देख बोला जाता। तो इनकी ओथ जो है अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में चल रही, तो बाहर का क्यों करें यार, हमारे अपने भी तो हैं। ये चीज़ यहाँ पर एक बात है। हिपोक्रेटिक ओथ जो एक तरीके के नैतिक एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, नैतिक सिद्धांत होते हैं, जो कि जो फिजिशियंस हैं, जो चिकित्सक हैं, वो सदियों से लेते चले आ रहे हैं अपना प्रैक्टिस ऑफ देयर प्रोफेशन के हिसाब से, कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। मॉडर्न कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स जो है, जैसे कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन हो गया, ये सब भी जो है आपके ये एथिक्स भी हिपोक्रेटिक ओथ से ही एक तरीके से, मतलब इसकी जड़ें हिपोक्रेटिक ओथ में ही है। जो कॉर्पस है हिपोक्रेटिकम, ठीक है ना, ये एक कॉर्पस है, कॉर्पस हिपोक्रेटिकम, ये 70 बुक का एक मेडिसिन के ऊपर 70 बुक का एक कलेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट स्कॉलर जो है हिपोक्रेटिक ओथ को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ में कि भाई साहब ये कोई हिपोक्रेटिक ओथ जो है या ये किसी एक इंडिविजुअल का वर्क नहीं है, ठीक है ना। इंडिविजुअल वर्क नहीं, कई लोगों ने मिलकर इसको बनाया होगा। और हिस्टोरिकल हिपोक्रेट जो है, इनको नाम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी बोला जाता है, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोला जाता है। अच्छा, चरक और चरक संहिता समझ लेते हैं, जो कि आर्ट एंड कल्चर्स में भी आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे हमारे यहाँ जो है साधु संत रहे हैं, उसमें से इनका जिक्र जो है चरक और चरक संहिता का जो है जिक्र एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में होता रहा है। और हिस्टोरिसिटी चरक की अनसर्टन है। कंपेंडियम ऑफ मेडिसिन इन्होंने लिखी हुई है। इसको भी बोला जाता है कि भाई साहब इंडिविजुअल काम नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, इन्हीं के नाम पर है। चरक संहिता जो है एक मेडिकल सोपिया है करके, कोपोपिया करके बोल सकते हैं इसे। और ये कलेक्शन ऑफ कमेंट्रीज है, डिस्कशन है ऑन द मेडिकल प्रैक्टिसेस, जो कि 1 और 2री सेंचुरी एडी में चलती थी, ठीक। और इसी कंपेंडियम अलॉन्ग विद द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुत आप लोगों ने सुना होगा, जो सर्जरी से संबंधित है, वो भी मतलब जो चरक संहिता भी एक टेक्स्ट माना जाता है एंशिएंट इंडियन मेडिसिन से संबंधित। तो चरक ओथ पे जो है ये अभी अब आपका रिप्लेस इसने कर दिया है हिपोक्रेटिक ओथ को, इतना जो याद रखना प्लीज़, ठीक है। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला जो टॉपिक है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी अपने जो है शेयर्स कुछ लॉन्च करती है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, पहली बार लॉन्च कर रही है, और उस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लॉन्च करने के लिए सेबी के साथ में जो आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया है, बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके पास में वो रजिस्टर करते हैं। तो वो एक ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस देते हैं, जिसमें कि वो ये बताते हैं कि भाई साहब हमारी कंपनी क्या है, कौन कौन इसमें डायरेक्टर है, कितना हमारा प्रोजेक्शन है, कितना हमारी नेटवर्थ है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक। तो इसी को DRHP बोला जाता है, ठीक, और IPO से पहले। अब ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि LIC जो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, ये भी अपने 5% शेयर जो है पब्लिक के साथ, पब्लिक को मतलब बेचेंगे,
ठीक है, और सेबी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे जाके ही बेचेंगे। तो इसलिए इन्होंने भी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस अभी अपना दाखिल किया है, जारी किया है। और उसमें कौन कौन से, अच्छा इसमें इन्होंने कोई नए शेयर नहीं लेके आएंगे, ठीक, जो ऑलरेडी शेयर्स हैं जिनके जैसे सरकार के जो है उन्हीं को बेचेंगे, 5% तक बेचेंगे। सरकार के लिए भी अच्छा है। सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश करना है, तो वो क्या कर रहे हैं कि LIC को एक स्टॉक एक्सचेंज पे डाल के और उस पर जो शेयर बेचेंगे हमारे जैसे लोगों को, उससे तो पैसा तो मिलेगा, सरकार को ही मिलेगा ना, और सरकार का जो 5% हिस्सा है वो कम हो जाएगा और सरकार का विनिवेश का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और इसी साल ये करना चाहती है सरकार, ताकि मार्च इसी वित्तीय वर्ष में जो उनका विनिवेश का टारगेट था वो कंप्लीट हो सके, जिसमें अभी वो बहुत पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ा जल्दबाजी इसमें ये कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ है, इसमें ये बोल रहे हैं कि IPO जो है 100% होगा, ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि इज एन 100% ऑफर फॉर सेल, सॉरी, IPO जो है 100% ऑफर फॉर सेल होगा, मतलब कि जो पहले से शेयर्स हैं उन्हीं शेयर्स से ही जो है बेचा जाएगा, ना कि अलग से शेयर कुछ लगा मिला के और फिर बेचा जाए। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। 78,000 करोड़ रुपए तक का इसमें इनको मिल जाएगी। जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था सरकार का वो इतना इनका कम से कम कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है इसके बाद, LIC के बाद। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्सिंग। डॉक्सिंग जो है आपका अभी यहाँ पर देखने को मिला। मेटा, आप लोग पता होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है, मेटा, ठीक है ना। मेटा ने के एक ओवरसाइट बोर्ड था, उसने सजेस्ट किया है कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्ट्रिक्ट डॉक्सिंग रूल करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया डॉक्सिंग क्या है, पहले तो बता दो, ठीक। उससे पहले एक चीज़ बता चाहता हूँ कि डॉक्सिंग को इन्होंने ये भी कहा है, ये ओवरसाइट बोर्ड ने, कि डॉक्सिंग को एक आपको टेम्परेरी अकाउंट सस्पेंशन या फिर कुछ एक ऑफेंस मानना चाहिए और उस पर कुछ ना कुछ पेनल्टी करनी चाहिए, ठीक। अब आते हैं व्हाट इट इज़। डॉक्सिंग जो है पब्लिश कर, मतलब जैसे आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी को जो है किसी हैकर वैकर ने या किसी और ने, किसी भी आपके जान पहचान वाले ने या किसी ने पब्लिश कर दी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे, किसके, मलिशियस इंटेंट के द्वारा, मतलब साथ, कि भाई साहब इसको बदनाम करना है मुझे, ठीक है ना। मान लीजिए देखिए कई बार कई लोग रिश्ते में रहते हैं और वह रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो सोशल मीडिया पे जो है अपने कुछ जो वीडियो उल्टे सीधे डाल देते हैं, ठीक है ना, कि लड़की को बदनाम करना है या फिर लड़के को बदनाम करना है, इस तरीके से। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल कोई चीज़ें हैं वो पब्लिश कर देना सोशल मीडिया पे मलिशियस इंटेंट के साथ में, जिससे कि पर्सन की रियल आइडेंटिटी पता चल जाए। ज़्यादातर ऐसा होगा कि कोई आशिक है, अब किसी लड़की के साथ उसके संबंध थे, अब उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की की कहीं और शादी होने लगी तो जाके उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ डाल दिया वीडियो, ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं लोग। तो इसी टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको डॉक्सिंग बोलते हैं, ठीक। पर्सनल रियल आइडेंटिटी निकल के आ जाए और उसके बाद फिर उसका हरासमेंट हो, साइबर अटैक होने लगे विक्टिम के ऊपर, ठीक। मान लीजिए कोई इसका एक एग्जांपल मैं दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल ये है कि विराट कोहली का मान लीजिए जो है जो पर्सनल मोबाइल नंबर है कोई उठा के जो है इंटरनेट पे डाल दे तो क्या होगा, विराट कोहली को लोग फ़ोन कर करके बुलिंग भी कर सकते हैं, साइबर अटैक भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये किस कैटेगरी में आता है, डॉक्सिंग कैटेगरी में आता है। अब मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आप कर लोगे, ठीक। इन्होंने ये बोला कि डॉक्सिंग जो है इज़ यूज टू शेम और पनिश पीपल, किसी को जो है शर्मिंदा करना, पनिश करना, और वो वुड रादर स्टे एनोनिमस, कोई मतलब अनजान रहना चाहता है लेकिन उसको पनिश करने के लिए, शेम करने के लिए ये किया जाता है डॉक्सिंग। और बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोवर्शियल बिलीफ और अदर टाइप ऑफ मेन स्ट्रीम एक्टिविटी, मतलब जो भी चीज़ें हो, ये चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो चाहता नहीं कि की जाए प्राइवेट, लेकिन किसी और ने प्राइवेट कर दी जानबूझ के ताकि उसको अटैक किया जाए, साइबर अटैक हो, उसको हैरेसमेंट किया जाए, रेपुटेशन डिफेमेशन, ये सारी चीज़ें करी जा सके, ठीक है। इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है भाई जिसके साथ कर रहे हो, उसका एम्प्लॉयमेंट भी जा सकता है, और इवन फिजिकल हार्म और डेथ भी हो सकती है, कई लोग मार वार देते हैं, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ कि कोई बंदा है, वो मान लीजिए बंदा है, बंदी है, तो वो ट्रांसजेंडर है लेकिन वो इतने नहीं बता रखा समाज में, और समाज में जो है ट्रांसजेंडर के लिए अभी नहीं इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है, किसी ने उठा के जो है उनकी जो है पब्लिक कर दी है इन्फॉर्मेशन, तो उसका हो सकता है कि जिस जहाँ फर्म में काम कर रहा है उसको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट से हटा दिया जाए, या फिर उसको जो है लोग जिस समाज में रह रहा है वहाँ सोसाइटी में उसको लोग मारने लगें या उसकी डेथ हो जाए। समझ रहे हो, 2-3 एग्जाम्पल एक साथ दे रहा हूँ ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक। कैसा लगा आज का सेशन आप लोग को, अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक आउटन दबाइए, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, आपका अपना चैनल है इसको बढ़ाइए,
चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।